हम पढ़ रहे थे 10वीं क्लास की हिस्ट्री का बुक हिस्ट्री की पाठ संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो इसमें हमने सल्तनत काल और मुग़ल काल को पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। मुग़ल कालीन प्रशासन। मुग़ल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला-जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति सर्वे सर्वा वकील ए मुतलक वजीर, जिसको वजीर कहते थे, बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था। वकील ए मुतलक प्रधान सद्र मीरे समा नाम के दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था, जो अकबर के समय 15 थे, औरंगजेब के समय बढ़कर 21 हो गए। इनमें सूबेदार, दीवान, सदर, काजी, प्रांतीय बख्शी, कोतवाल आदि अधिकारी होते। जिले का शासन फौजदार, अमलगुजार, मालगुजारी का अधिकारी, बिती कची, सहायक, शिकदार, परगना प्रमुख, आमिल, मुंसिफ, फौतदार, खंचांजी एवं कानूनगो पटवारियों का अधिकारी के हाथों में था। बादशाह प्रधान सेनापति होता था। सेना मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी जात और सवार में विभक्त थी। सत्ता के प्रतिरोध एवं सहयोग। राजस्थान के संदर्भ में राव शेखा, हम्मीर चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, बीकानेर का राय सिंह, सवाई जयसिंह, अमर सिंह राठौड़। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राव शेखा। महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी को हुआ। इनके पिता मोकल एवं माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 ईस्वी में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। आमेर जयपुर के शासक उदयकरण ने शेखा को महाराव की उपाधि प्रदान की। 16 वर्ष की उम्र में मुल्तान, सेवार, नगरचल के सांखला राजपूत पर अचानक आक्रमण कर विजय प्राप्त करना शेखा का पहला सफल अभियान था। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी में राव शेखा ने पन्नी पठानों की सहायता से नोपसिंह जादू से दादरी और अन्य जाटू राजपूतों से भिवानी पर विजय प्राप्त की। उसने इस्त खान से हासी, हैदा खान, कायम खानी से हिसार को जीतकर अपने राज्य की सीमा का विस्तार किया। 1449 ईस्वी में आमेरसर को अपने राज्य की राजधानी बनाया। आमेरसर में शेखा ने भगवान जगदीश का मंदिर तथा 1477 ईस्वी में शिकारगढ़ का किला बनवाया। 1488 ईस्वी में लालावता नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई, जहां उसकी छतरी बनी हुई है। महाराव शेखा ने अपने जीवन काल में 52 युद्ध लड़े। उसे जयपुर के कछवाहा वंश के उपवर्ग शेखावत का संस्थापक माना जाता है। उसकी पत्नी गंगा कुमारी ने आमेरसर किले के मुहाने पर कल्याण जी का मंदिर बनवाया। हमीरदेव चौहान। बाघभट्ट के बाद उसका पुत्र जैत्र सिंह जयसिम्हा रणथंभौर का शासक बना। जैत्र सिंह ने अपने जीवन काल में ही अपने छोटे पुत्र हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर 1282 ईस्वी में उसका राज्य आरोहण किया। हमीरदेव के सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय की नीति अपनाते हुए उसने भीमरस के राजा अर्जुन को पराजित करके मांडलगढ़ से कर वसूल किया। दक्षिण के परमार शासक भोज को पराजित करके उत्तर की ओर चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, काठियावाड़, पुष्कर, चंपा होता हुआ वापस रणथंभौर पहुंचा। रणथंभौर पहुंचकर विजय के उपलक्ष्य में उसने कोटियजन यज्ञ का आयोजन करवाया। हमीर ने 17 युद्ध लड़े, जिनमें से 16 युद्धों में वह विजयी रहा। दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी ने हमीरदेव की बढ़ती हुई शक्ति को देखा तो रणथंभौर की ओर रवाना हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने झाइन से रणथंभौर की ओर बढ़कर दुर्ग की घेराबंदी की।
काफ़ी दिनों के प्रयास के बाद सुल्तान को सफलता नहीं मिली तो घेरा उठाने का निर्णय किया। जलालुद्दीन खिलजी हमीर देव की मजबूत मोर्चाबंदी को नष्ट करने में असफल रहा। अतः जून 1291 ईस्वी में सुल्तान रणथंभौर दुर्ग का घेरा उठाकर दिल्ली की तरफ कूच कर गया। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा व दामाद अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या कर दिल्ली का सुल्तान बन गया। अलाउद्दीन खिलजी चौहानों की शक्ति को सहन नहीं कर सका और रणथंभौर जीतने की योजना बनाने लगा। उसी समय उसे दुर्ग का आक्रमण करने का बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार यह बहाना हमीर द्वारा अलाउद्दीन के बागी मंगोल मोहम्मद शाह को शरण देना था। मतलब हमीर ने मंगोल मोहम्मद शाह को शरण दे दी थी। तो मंगोल सेनापति मोहम्मद शाह व केहबरू ने लूट का माल लेकर अलाउद्दीन की सेना से बगावत करके हमीर के पास शरण ली। हमीर ने अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को देने से साफ इनकार कर दिया। अलाउद्दीन ने क्रोधित होकर रणथंभौर पर आक्रमण करने के आदेश दे दिए। अलाउद्दीन खिलजी 1299 ईस्वी के अंत में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में शाही सेना को रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाही सेना ने रणथंभौर के मार्ग की कुंजी कहलाने वाले झाइन पर आक्रमण किया। हमीर देव उस समय कोटि यजन यज्ञ को समाप्त कर मौन व्रत धारण किए हुए था। हमीर ने अपने 2 सैनिक अधिकारियों भीम सिंह और धर्म सिंह को शत्रु का मुकाबला करने के लिए भेजा। दोनों ने अलाउद्दीन की सेना को बुरी तरह पराजित किया। भीम सिंह और धर्म सिंह लूट का माल लेकर वापस रणथंभौर की ओर लौट पड़े। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर के दुर्ग के निकट पहुंचे तो उन्हें सूचना मिली कि शत्रु की सेना पुनः आक्रमण के लिए आगे बढ़ रही है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेजकर स्वयं वापस शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए रवाना हुआ। इस बार उलूग खां ने राजपूतों की सेना को परास्त किया, जिसमें भीम सिंह लड़ते हुए मारा गया। उलूग खां रणथंभौर की ओर नहीं बढ़कर वापस दिल्ली लौट गया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने एक बड़ी सेना के साथ उलूग खां और नुसरत खां को पुनः रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। सेना ने रणथंभौर दुर्ग की घेराबंदी कर उसकी प्राचीर को तोड़ना शुरू किया। तभी दुर्ग में से आए हुए एक गोले से नुसरत खां की मृत्यु हो गई। इसका पता तुर्की सेना को चला तो तुर्की सेना वहीं से भागने लगी। यह देखकर उलूग खां ने अपने भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास नुसरत खां की मृत्यु तथा सेना की वापसी का समाचार भेजकर और अधिक सेना भिजवाने का अनुरोध किया। अलाउद्दीन स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक विशाल सेना के साथ दिल्ली से रणथंभौर की ओर स्वयं ही रवाना हो गया। दुर्ग पर घेरा डाला। यह घेरा काफ़ी दिनों तक चला। जब वर्षा ऋतु निकट आई तो दिल्ली एवं अवध में भयंकर विद्रोह उत्पन्न होने की सूचना सुल्तान को मिलने लगी तो वह काफ़ी चिंतित हो गया। उसने छल कपट का सहारा लेकर रणथंभौर दुर्ग को विजय करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन ने हमीर को संदेश भिजवाया कि वह उससे संधि करना चाहता है। हमीर ने अपने 2 सेनापति रणमल और रतिपाल को संधि करने के लिए शाही शिविर में भिजवाया। सुल्तान ने रणमल और रतिपाल को दुर्ग का लालच देते हुए अपनी ओर मिला लिया। इन दोनों सेना नायकों के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त मार्ग का पता तुर्कों को चला। गुप्त मार्ग से तुर्की सेना दुर्ग में पहुंची। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क सेना के द्वारा 1 वर्ष लंबी घेराबंदी के कारण दुर्ग के भीतर खाद्य सामग्री का भयंकर अभाव हो गया। ऐसी स्थिति में हमीर ने दुर्ग में बंद रहना उचित नहीं समझकर आक्रमण करने का निश्चय किया। आक्रमण करने से पूर्व राजपूत स्त्रियों ने हमीर की रानी रंग देवी व उसकी पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जौहर किया। इसके बाद राजपूत सैनिकों ने केसरिया वस्त्र धारण कर दुर्ग के फाटक खोल दिए। दोनों पक्षों में जमकर युद्ध हुआ, जिसमें हमीर वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया। 11 जुलाई 1301 ईस्वी को रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का शासन स्थापित हो गया। हमीर के विश्वासघाती सेना नायकों रणमल और रतिपाल को अलाउद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि जो अपने स्वधर्मी राजा के प्रति निष्ठावान नहीं रह सके, उनसे भविष्य में स्वामी भक्ति की आशा कैसे की जा सकती है, इसलिए दोनों को मरवा दिया।
रणथंभौर के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के साथ अमीर खुसरो नामक विद्वान था। हमीर हट के लिए विश्व में प्रसिद्ध हुआ, जिसने अपनी शरण में आए व्यक्ति को नहीं लौटाया, चाहे उसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि क्यों न देनी पड़ी हो। हमीर के बारे में कहा गया है, सिंह सवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। हमीर ने अपने पिता जयसिंह के 32 वर्षों के शासन की याद में रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जिसे न्याय की छतरी भी कहते हैं। हमीर देव ने अपनी पुत्री पद्मला के नाम पर पद्मला तालाब का निर्माण करवाया। हमीर के दरबार में बीजादित्य नाम का कवि रहता था। हमीर की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर के चौहानों की शाखा समाप्त हो गई। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ। प्रताप महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी माता का नाम जयवंता बाई, जो कि पाली नरेश अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में ही व्यतीत हुआ। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 ईस्वी में अजबदेव पंवार के साथ हुआ, जिनसे 16 मार्च 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह की होली के दिन 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में मृत्यु हो गई। उदय सिंह का गोगुंदा में ही दाह संस्कार किया गया। यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 ईस्वी को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया। 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर ने प्रताप की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए 4 दल भेजे, जिनमें पहली बार जलाल खां, जिसको नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के पास भेजा गया। दूसरी बार जून 1573 ईस्वी में मानसिंह आमेर का शासक को प्रताप को समझाने के लिए भेजा गया। तीसरी बार अक्टूबर 1573 ईस्वी में आमेर के भगवान दास को भेजा गया। चौथी बार दिसंबर 1573 ईस्वी में टोडरमल को भेजा गया। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। बंदी बनाने की योजना अजमेर में स्थित किले में बनाई गई, जिसमें आज संग्रहालय स्थित है तथा अंग्रेजों के समय का शस्त्रागार होने के कारण इसे मैगजीन भी कहते हैं। अकबर ने मानसिंह को इस युद्ध का मुख्य सेनापति बनाया तथा मानसिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया। मानसिंह 3 अप्रैल 1576 ईस्वी को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। उसने पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला। 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद वह आगे नाथ द्वारा से लगे हुए खमनौर के मौलेला नामक गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। इस घाटी में एक बार में एक आदमी ही प्रवेश कर सकता है, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप के लिए मोर्चाबंदी के लिए यह सर्वोत्तम स्थान था, जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे। वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ के सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 ईस्वी को प्रातःकाल युद्ध भेरी के साथ आमने सामने हुई। राजपूतों ने मुगलों पर पहला बार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर से जान बचाकर भागे। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। मुगल इतिहासकार बदायूनी, जो कि मुगल सेना के साथ था, वह स्वयं भी इस युद्ध से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैला दी
कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना की हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे से सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान में, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। बड़ी सादड़ी का झाला मन्ना सेना को चीरते हुए राणा के पास पहुंचा और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतारकर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाएं। इसी में मेवाड़ की भलाई है। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसा ही किया। राज चिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झाला मन्ना पर टूट पड़ी। झाला मन्ना इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। वस्तुतः महाराणा प्रताप और अकबर का संघर्ष धार्मिक युद्ध नहीं था, यह दो राजनीतिक शक्तियों के मध्य वर्चस्व का संघर्ष था। यह भी उल्लेखनीय है कि महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह ने किया। हल्दी घाटी युद्ध के बाद संघर्ष। हल्दी घाटी युद्ध के बाद मुगल सेना कुछ समय गोगुंदा में रही, लेकिन रसद सामग्री के अभाव में सेना लौट गई। प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी नई राजधानी बनाकर नई छापामार युद्ध नीति को अपनाया। अकबर ने शाहबाज खां के नेतृत्व में 3 बार सेना भेजी, 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580 में। शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अकबर ने 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में सेना भेजी, लेकिन उसे विशेष सफलता नहीं मिली। 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। इस संघर्ष में प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने शाही सेना पर धावे बोले और विजयी रहा। ये ऊपर चित्र में महाराणा प्रताप की समाधि दिखाई गई है, जो कि बांडोली चावंड में है। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी अधिकार कर लिया। प्रताप की गतिविधियों को रोकने के लिए अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में सेना भेजी। प्रताप पुनः पहाड़ियों में चला गया। 1885 के बाद अकबर उत्तर पश्चिम सीमा पर व्यस्त हो गया, अतः मेवाड़ की ओर कोई सेना नहीं भेजी। 1585-1597 ईस्वी के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ और मांडल को छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मुगलों से मुक्त करा लिया। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुर्सा आड़ा ने इस प्रकार किया। अस लेगो अणदाग पाग लेनो अणनामी, गहलोत राण जीती गई, दसन मूद रसना उसी, निसास मूक मरिया, नैन तो मृत शाह प्रतापसी। आशय यह था कि राणा प्रताप, तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को मेवाड़ का थर्मापोली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा है। राव चंद्रसेन 1562-1581 ईस्वी। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी में हुआ। यह मालदेव झाला रानी स्वरूपदेव का पुत्र था। स्वरूपदेव ने मालदेव से कहकर चंद्रसेन को मारवाड़ का युवराज बनवाया था। मालदेव की मृत्यु हुई तब 31 दिसंबर 1562 ईस्वी। चंद्रसेन भाइयों में छोटा होते हुए भी मारवाड़ का शासक बना। इसी कारण राव चंद्रसेन के दोनों भाई उससे नाराज हो गए। बड़े भाई राम ने अकबर की शरण में जाकर शाही सहायता की प्रार्थना की। अकबर भी इस समय इसी फिराक में था। अकबर ने शीघ्र ही हुसैन कुली खां के नेतृत्व में अपनी सेना जोधपुर की ओर भेजी, जिसने मई 1564 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया।
मारवाड़ के राजा चंद्रसेन ने जोधपुर से भागकर भादरा जून में जाकर शरण ली। 1570 ईस्वी में अकबर द्वारा लगाए गए नागौर दरबार में चंद्रसेन गया, परंतु वहां पर अकबर के व्यवहार एवं अपने प्रतिस्पर्धी उदय सिंह को देखकर नागौर दरबार छोड़कर वहां से वापस चला आया। इसका पता अकबर को चला तो उसने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर दिया। राव चंद्रसेन को दबाने के लिए अकबर ने अपनी सेना भादरा जून भेजी। भादरा जून से चंद्रसेन अपने भतीजे कल्ला चंद्रसेन के भाई राम का पुत्र के पास सोजत पहुंचा। यहाँ पर भी उसका पीछा करते हुए मुगल सेना आ गई। राव चंद्रसेन वहां से सिवान बाड़मेर पहुंचा। सिवान से चंद्रसेन सारण के पहाड़ों पाली में संचियाय नामक स्थान पर पहुंचा, जहां 11 जनवरी 1581 को उसका देहांत हो गया। वहीं पर चंद्रसेन की समाधि बनी हुई है। राव चंद्रसेन को विस्मृत नायक, भूला बिसरा राजा आदि नामों से जाना जाता है। बीकानेर का राजा राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी। राय सिंह कल्याणमल राठौड़ का पुत्र था। उसका जन्म 20 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। 1570 ईस्वी में लगे नागौर दरबार में यह अकबर की शाही सेना में शामिल हो गया और शीघ्र ही अकबर का विश्वास पात्र बन गया। अकबर ने राय सिंह को सर्वप्रथम 1572 ईस्वी में जोधपुर का अधिकारी बनाया। राय सिंह के पिता कल्याणमल की 25 सितंबर 1574 ईस्वी को मृत्यु होने के बाद राय सिंह बीकानेर का शासक बना। राय सिंह जब जोधपुर की व्यवस्था संभाल रहा था, तभी इब्राहिम मिर्जा ने नागौर में विद्रोह कर दिया। राय सिंह ने कठौली नामक गांव में उसका दमन किया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान व बीजा देवड़ा के मध्य अनबन हो गई। तब राय सिंह ने सिरोही पर आक्रमण करके बीजा को राज्य से बाहर निकाल दिया और आधा सिरोही मुगलों के अधीन कर मेवाड़ से नाराज होकर आए महाराणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को दे दिया। सुल्तान ने मुगलों पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के मध्य 1583 ईस्वी को दत्तानी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। दत्तानी के युद्ध में जगमाल की मृत्यु हो गई और सुल्तान ने सिरोही पर वापस अपना अधिकार कर लिया। अकबर ने राय सिंह से प्रसन्न होकर 1593 ईस्वी में उसे जूनागढ़ प्रदेश दिया। उसने उसे 1604 ईस्वी में शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि दी। राय सिंह ने 1589 से 94 ईस्वी के मध्य अपने प्रधानमंत्री करमचंद्र की देखरेख में जूनागढ़ बीकानेर का निर्माण करवाया तथा वहां एक प्रशस्ति लगवाई, जिसे राय सिंह प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। राय सिंह साहित्यकार भी था। उसने राय सिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष ग्रंथों की भाषा पर बाल बोधिनी नामक टीका लिखी। करमचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम ग्रंथ में राय सिंह को राजेंद्र पुकारा गया है। राय सिंह के शासनकाल में बीकानेर में अकाल पड़ा। राय सिंह ने जगह जगह सदाव्रत खोले एवं पशुओं के लिए चारे पाने की व्यवस्था की। बीकानेरी चित्रकला की शुरुआत राय सिंह के शासनकाल में मानी जाती है। राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत में एक स्थान पर बुरहानपुर में 21 जनवरी 1612 ईस्वी को हुई। राय सिंह ने दक्षिण भारत में एक स्थान पर रेगिस्तान के फोग नामक झाड़ी को देखकर उससे वह लिपट गया तथा कहा कि तू से देशी रूखड़ा, मैं परदेसी लोग, माने अकबर तेड़ियाँ, क्यों तू आगो फोग। अर्थात तू देसी पौधा है, मैं परदेसी व्यक्ति हूँ, मुझे तो अकबर ने यहाँ ज़बरदस्ती भेजा है, पर हे फाग तू यहाँ क्यों आया है। सवाई जयसिंह द्वितीय 1699 से 1743 ईस्वी। जयसिंह का जन्म 3 सितंबर 1688 ईस्वी को हुआ। जयसिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जयसिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम
जयसिंह तथा छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। 1699 ईस्वी में सवाई जयसिंह के पिता बिशन सिंह की मृत्यु हुई। सवाई जयसिंह 19 दिसंबर 1699 ईस्वी को आमेर का शासक बना। फरवरी 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अतः मुअज्जम व आजम दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में जाजऊ के मैदान उत्तर प्रदेश में युद्ध हुआ। सवाई जयसिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जयसिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम ने सर्वप्रथम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनीबाद कर दिया। आमेर के शासक जयसिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जयसिंह मेरी पुत्री चंद्रकुमरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राज्य बने। जयसिंह ने यह शर्त मान ली। इसे देवारी समझौता भी कहा जाता है। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जयसिंह व मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बहादुर शाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ़ कर दिया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 ईस्वी में जयसिंह को भेजा। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी, वह डीग की जागीर दी। जाटों के दमन से प्रसन्न होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राजराजेश्वर श्री राज अधिराज सवाई की उपाधि से विभूषित किया। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह ने भारत में ज्योतिषी के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में स्थित हुई। जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। जुलाई 2010 ईस्वी में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार हौदी स्थित थी। इसी हौदी को सवाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दे दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 ईस्वी में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। 21 सितंबर 1743 ईस्वी में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। अमर सिंह राठौड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह व तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी व निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए। गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्य अधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में जा पहुंचा, जहां उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उससे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं जा सका। जहाँ तक जुर्माना अदा करने की बात है, मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है।
जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलायत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खां ने उसको गंवार कहा। यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खां पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। इसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण कर उसे मार दिया। यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों में खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र की थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करा दिया गया। उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश पर उसे खोल दिया गया। मराठों का इतिहास। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठारों को संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण वहां के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे हैं। मराठा कहे जाने वाले महाराष्ट्रवासी छोटे कद और मजबूत शरीर वाले होते हैं, गुरिल्ला युद्ध में कुशल होते हैं। वे खुले युद्ध से भरसक बचते हैं और अपने दुश्मनों पर छिपकर वार करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, बामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाया। मराठी भाषा बहुत सरल और व्यवहारिक थी। छत्रपति शिवाजी 1627 से 1680 ईस्वी। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ। वे शाहजी भोंसले की प्रथम पत्नी जीजाबाई के पुत्र थे। शाहजी बीजापुर के एक सामंत थे, जिन्होंने तुकाबाई मोहिते नामक एक अन्य स्त्री से विवाह कर लिया था। इसी कारण जीजाबाई उनसे अलग रहती थी। बालक शिवाजी का लालन पालन उनके स्थानीय संरक्षक दादाजी कोंडदेव तथा जीजाबाई के गुरु समर्थ स्वामी रामदास की देखरेख में हुआ, जिन्होंने उन्हें मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित किया। दादाजी कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई थी। 12 वर्ष की अल्पायु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। सर्वप्रथम 1646 ईस्वी में 19 वर्ष की आयु में उन्होंने कुछ मामले युवकों को एक दल बनाकर पूना के निकट स्थित तोरण दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1646 ईस्वी में ही उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से रायगढ़, चाकन तथा 1647 ईस्वी में बारामती, इंद्रपुर, सिंहगढ़ तथा पुरंदर दुर्ग छीन लिया। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने कोंकण में कल्याण और जावाली का दुर्ग भी अधिकृत कर लिया। 1656 में ही उन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाई। शिवाजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से रुष्ट होकर बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में अफजल खां नामक अपने सेनापति को उनका दमन करने के लिए भेजा। संधि वार्ता के दौरान अफजल खां द्वारा धोखा देने पर शिवाजी ने बंद नखे से उसका पेट फाड़ डाला।
1663 ईस्वी में दक्कन के मुगल वायसराय शायस्ता खां को शिवाजी के दमनार्थ औरंगजेब ने नियुक्त किया, जिसने शिवाजी के केंद्र स्थल पूना पर अधिकार कर लिया। लेकिन शीघ्र ही शिवाजी ने शायस्ता खां के शिविर पर रात्रि को आक्रमण कर दिया, जिसमें उसे अपना एक पुत्र और अपने हाथ की 3 उंगली गंवाकर भागना पड़ा। 1664 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के अधीन सूरत को लौटा। इन सभी गतिविधियों से क्रुद्ध होकर औरंगजेब ने अपने मंत्री आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। मुगल सेना ने उनके अनेक किले अधिकृत कर लिए। विवश होकर शिवाजी ने जयसिंह के साथ 1665 ईस्वी में संधि कर ली, जो पुरंदर की संधि के नाम से विदित है। इस संधि के निम्न प्रावधान थे। शिवाजी ने अपने कुल 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए और मात्र 12 अपने पास रखे। शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसबदार बनाया गया। राजा जयसिंह द्वारा शिवाजी को आगरा स्थित मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए भी आश्वस्त किया गया। जयसिंह ने उससे कहा कि उन्हें दक्षिण के मुगल सूबों का सूबेदार बना दिया जाएगा। मई 1666 ईस्वी में शिवाजी शाही दरबार में उपस्थित हुए, जहां उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया गया। उन्हें नज़रबंद भी कर दिया गया। लेकिन नवंबर 1666 ईस्वी में वे अपने पुत्र संभाजी के साथ गुप्त रूप से कैद से निकल गए और सुरक्षित अपने घर जा पहुँचे। अगले वर्ष ही औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि और बरार की जागीर प्रदान की। 2 वर्ष तक शिवाजी ने शांति बनाए रखी, लेकिन 1670 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर मुगलों की अधीनता में चले जाने वाले अपने सभी किलों पर कब्जा कर लिया। खाना देश के कुछ भूभागों में स्थानीय मुगल पदाधिकारियों की सुरक्षा का वचन देकर उनसे आय का चौथाई भाग वसूलने का लिखित समझौता भी उन्होंने किया। 1670 ईस्वी में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगाम से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसिनिया के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में एक स्वतंत्र हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। तो पढ़ते हैं वीर तानाजी राव मालसुरे। वीर तानाजी राव मालसुरे। तानाजी मालसुरे त्याग और वीरता की प्रतिमूर्ति थे। वे शिवजी के घनिष्ठ मित्र, ये शिवाजी है शायद, वे शिवाजी के घनिष्ठ मित्र एवं निष्ठावान वीर मराठा सरदार थे। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रमुख किलेदार थे। 1670 ईस्वी की सिंहगढ़ कोंडाना किला की लड़ाई में अपनी महती भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। अपने पुत्र के विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्य को छोड़कर शिवाजी महाराज की इच्छा का मान रखते हुए कोंडाना जिला जीतना अधिक आवश्यक समझा। तानाजी राव का जन्म महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में महाड़ के पास उमरथे में हुआ था। वे बचपन से ही छत्रपति शिवाजी के दोस्त थे और उनके साथ हर युद्ध में शामिल होते थे। औरंगजेब ने कपट से शिवाजी के साथ तानाजी को भी बंदी बना लिया था। वहां से बाहर निकलने की योजना दोनों ने मिलकर ही बनाई थी। एक बार माता जीजाबाई कोंडाना किले को देख रही थी। शिवाजी द्वारा मन की बात पूछने पर जीजाबाई ने बताया कि इस किले पर लगा हरा झंडा हमारे मन को उद्विग्न कर रहा था। शिवाजी ने अगले ही दिन अपने सैनिकों को बुलाकर पूछा कि कोंडाना किला जीतने कौन जाएगा।
अन्य सरदार व किलेदार यह कार्य करने का साहस नहीं जुटा पाए, किंतु तानाजी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बोले, कोंडाना किला मैं जीत कर लाऊंगा। तानाजी अपने भाई सूर्याजी और शेलार मामा के साथ 342 सैनिक लेकर निकले। रात्रि में कठिन चढ़ाई पार कर किले पर चढ़ गए। कल्याण दरवाजा खोलने के बाद मुगलों पर आक्रमण कर दिया। कोंडाना किला उदयभान राठौड़ के नियंत्रण में था। उदयभान राठौड़ के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों के साथ तानाजी का भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी बहादुर शेर की तरह लड़े। अंततः युद्ध जीत लिया गया, लेकिन इस युद्ध में तानाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और वे वीरगति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में किला तो स्वराज्य में शामिल हो गया, लेकिन तानाजी मारे गए। छत्रपति शिवाजी ने जब यह खबर सुनी तो वे बोल पड़े, गढ़ तो जीता लेकिन सिंह नहीं रहा। गढ़ आला पड़ सिंह गेला। तानाजी मालसुरे की स्मृति में कोंडाना के किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ कर दिया गया। पुणे में भी बाकड़े बाड़ी भाग का नाम बदलकर नरवीर तानाजी बाड़ी कर दिया गया है। तानाजी के अनेकों स्मारक भी हैं। ये रायगढ़ का किला, महाराष्ट्र। अब है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य संगम के 5 पुत्रों ने, जिसमें हरिहर तथा बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली। वे वारंगल के काकतियों के सामंत थे और बाद में आधुनिक कर्नाटक में काम्पिली राज्य के मंत्री बने थे। मोहम्मद तुगलक ने काम्पिली को रौंदे जाने पर इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था। वे बाद में मुक्त कर दिया गया। उनके गुरु विद्यारण्य के प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई और उन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जो शीघ्र ही दक्षिण भारत की शक्तिशाली राज्य बन गया। आज इसकी राजधानी विजयनगर की पहचान हम्पी नामक स्थल खंडरों से की जाती है, जिसे विश्व विरासत संरक्षण के अंतर्गत यूनेस्को द्वारा सम्मिलित कर लिया गया। हरिहर का राज्य आरोहण 1336 ईस्वी में हुआ। इसने होयसाल के सारे प्रदेश को 1346 ईस्वी में विजयनगर के अधिकार में ला दिया। बुक्का 1346 ईस्वी में अपने भाई हरिहर का उत्तराधिकारी बना। उसने 1377 ईस्वी तक राज्य किया। सारे दक्षिण भारत, रामेश्वरम, तमिल व चेर प्रदेश तक बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य को फैलाया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1406 ईस्वी बुक्का का उत्तराधिकारी था। इस काल में उसका मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष हुआ। यह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। इस काल में मैसूर, वनारा, त्रिचुनापल्ली तथा कांजीवरम सहित दक्षिण भारत तक विजयनगर साम्राज्य फैल गया। देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी को हरिहर द्वितीय की तरह बहमनी सुल्तानों से पराजय मिली। 1422 ईस्वी से 1426 ईस्वी तक बुक्का के पुत्र देवराय द्वितीय ने शासन किया। इसे गज बेटकर हाथियों का शिकारी की उपाधि मिली। इसने बहमनी राज्य का मुकाबला करने हेतु पहली बार सेना में मुस्लिमों को भर्ती किया। इटली के यात्री निकालो कोंटी एवं फारस के दूत अब्दुल रज्जाक ने इसी काल में विजयनगर का भ्रमण किया। इस काल में विजयनगर साम्राज्य की सीमा सीलोन, श्रीलंका के सामुद्रिक तटों तक पहुंच गई थी। इस साम्राज्य के अंतिम शासक क्रमशः मल्लिकार्जुन एवं विरूपाक्ष थे। बहमनी साम्राज्य दक्षिण में बहमनी राज्य एवं राजवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी हसन जफर शाह ने 1347 ईस्वी में किया। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया।
यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया। गुलबर्ग में अपनी राजधानी बनाई। इसकी मृत्यु 1358 ईस्वी के समय। बहमनी राज्य उत्तर में पेड़गंगा से, दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से, पूर्व में भोगीर तक फैल गया था। विजयनगर की पश्चिम सीमा बहमनी राज्य से टकराती थी, अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। मुखदल एवं रायचूर तो सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी नवे सुल्तान अहमद ने गुलबर्ग से राजधानी हटाकर बीदर को बनाया। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, अतः प्रोत्साहनवश कई विदेशी शिया मुस्लिम बहमनी जाकर बस गए। इस कारण दक्षिणी और अबीसिनियाई सुन्नी मुस्लिम नाराज हो गए। 13वें सुल्तान मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा, जो राज्य का सेवक रहा था, उसको फांसी दे दी। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। आखिरी सुल्तान महमूद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर बन गए, जिनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी, जैसा कि रूसी व्यापारी एंथानीसियस निकेतन ने लिखा है, जिसने बहमनी राज्य का 4 वर्षों 1470 से 74 तक भ्रमण किया। सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। गोविंद सिंह, बंदा बैरागी एवं रणजीत सिंह सहित सिख धर्म में हम पढ़ेंगे गोविंद सिंह और रंजीत सिंह तक, है ना। 13वीं सदी के प्रारंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई। मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुस्लिमों को उच्च स्थान एवं हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदों का निर्माण आम बात थी। अहिष्णुता एवं घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को गुरु नानक देव का जन्म हुआ। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक की आध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सब एक, इसी तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया। जात पात ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था, कर्मा दे होगणे नेवड़े, जाति किसे पूछड़ी नहीं। जपू जी पट्टी आरती रहीराम एवं 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचना है। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारकों एवं समाज सुधारकों में अपना स्थान बना लिया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध कराया। लंगर प्रथा का प्रचलन, सत्संग के केंद्र मंझिया की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। 1552 ईस्वी में गुरु अंगद की मृत्यु ब्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया। अंगद के बाद गुरु बने थे शिष्य अमरदास। उन्होंने लंगर प्रथा, मंझी प्रथा को कठोरता से लागू किया। बैसाखी को त्योहार बनाया एवं सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोइंदवाल स्थान पर आया था। गोइंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। गुरु रामदास 1574 से 81 ईस्वी। तो गुरु रामदास ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया। 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया, जो अमृतसर कहलाया। सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से है।
यहाँ के शक्तिशाली समृद्ध किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटाया। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मसंद प्रथा का प्रचलन किया। अब गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाने लगे। गुरु अर्जुन देव 1581 से 606 ईस्वी सिखों के 5वें गुरु थे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने इन्हें प्राणदंड दिया। आदि ग्रंथ का संकलन, मसंद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुआ। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतकारी महान घटना थी, जिससे शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब सैनिक संघ बन गया। गुरु अर्जुन देव का पुत्र गुरु हरि गोविंद सिंह 1606 से 1645 ईस्वी सिख गुरु बने। इन्होंने शैली यानी कि ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। एक तलवार पीरी धार्मिक गद्दी एवं दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी का प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनवाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनवाया गया। इसका निर्माण 1699 ईस्वी में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। यह सिखों का राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य आरंभ किया, परंतु बाद में सिख गुरु हरिराय 1645 से 1661 ईस्वी, हरिकृष्ण 1661 से 1664 ईस्वी, तेग बहादुर 1664 से 1675 ईस्वी सिख पंथ का प्रचार करने का ही कार्य किया। तेग बहादुर द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। उनके लिए लिखा गया है कि सिर दिया पर सार सिरड़ नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 ईस्वी, ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने हेतु उन्होंने शस्त्र एवं शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। लाहौर के सूबेदार को नदौड़ के युद्ध में पराजित किया। सिखों को सुसंगठित करने, उनकी कुरीतियां हटाने एवं नव चेतना जागृत करने के उद्देश्य से खालसा पंथ की स्थापना की। 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में की। बलिदानी 5 भक्तों द्वारा पंज प्यारों, पाहुल, चरणामृत एवं अमृत छकाना, पताशे घुला पानी की नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 ककार अर्थात कड़ा, केश, कच्छ, कृपाण और कंघा रखना आवश्यक था। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 ईस्वी में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। गुरु गोविंद सिंह धार्मिक स्वतंत्रता एवं राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 ईस्वी में मुगलों के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह व फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्रों अजीत सिंह व जुझार सिंह शहीद हुए। खुद राणा के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्ता एवं स्थान को मुक्तसर कहा गया। गुरु गोविंद सिंह आनंदपुर से
अंततः तलवंडी पहुँचे, जहाँ 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्यिक लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे तभी उन्हें औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह भी परलोक सिधार गए। बंदा बैरागी और महाराणा रणजीत सिंह। बंदा बैरागी 1708 से 1716 ईस्वी। बंदा बैरागी बहादुर का मूल नाम माधोदास था। इनका 1670 ईस्वी में राजपूत परिवार में जन्म हुआ और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह को दक्षिण प्रवास के समय इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा, अतः बंदा बैरागी के नाम से पहचाने गए। गुरु की आज्ञा से वे गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब पहुँचे। इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए। बंदा ने सर्वप्रथम सर हिंद पर धावा बोला। वजीर खां ने जिहाद का नारा देकर पंजाब के समस्त मुस्लिमों से बंदा का मुकाबला करने का आह्वान किया। माझा के मुझायल जाटों के सहयोग से छप्पर चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खां के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 36 लाख वार्षिक राजस्व वाले प्रदेश पर बंदा शासन करने लगा। किसानों को राहत देने के लिए बंदा ने जमींदारी प्रथा समाप्त कर ही सर हिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया। पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया। मुगल सम्राट बहादुर शाह को पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। बंदा लोहेगढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया। उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण प्रारंभ किए। बहादुर शाह की 28 फरवरी 1712 ईस्वी को मृत्यु हो गई। नए मुगल बादशाह फर्रुख सियर ने सफदर खां के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के खिलाफ भेजी। डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने आत्मसमर्पण किया। दिल्ली में वह अपने सैकड़ों साथियों के साथ मौत के घाट उतार दिया गया। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 ईस्वी में गुजरामवाला में हुआ। इनके दादा चाकिया मिसल के वीर नेता थे। उन्होंने अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध कई युद्ध किए। इनका पिता महासिंह थे, जिनकी मृत्यु 1792 ईस्वी में हुई। 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे, ने प्रशासन कार्य चलाया। 8वीं शताब्दी के अंत में सिख मिसलें विघटित अवस्था में थी। रणजीत सिंह ने इस स्थिति का लाभ उठाया। वह शीघ्र ही शक्ति के बल पर मध्य पंजाब में एक राज्य स्थापित कर लिया। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर तथा 1805 में अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1803 में अकालगढ़ पर कब्जा कर लिया। 1804 में गुजरात के साहिब सिंह पर हमला कर पराजित किया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला तथा अम्बाला को जीत लिया, परंतु 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि के बाद सतलज नदी के पार के प्रदेशों पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया। 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1834 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। महत्वपूर्ण बिंदु: बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा है। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। बाबर ने अपनी पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका नाम बाबरनामा या तुर्की बाबरी है। अब्दुल रहीम खान खाना ने बाद में इसका फारसी अनुवाद किया। शेरशाह के सुधार एवं निर्माण प्रसिद्ध हैं। शेरशाह प्रशासन में अकबर का अग्रगामी एवं पथ प्रदर्शक माना जाता है। भूमि माप एवं लगान को व्यवस्थित कर गल्ला बख्शी या बटाई, नश्क, मुक्ताइया, कनकूत और नकदी या जब्ती प्रणाली प्रचलित थी। उसने 4 बड़ी सड़कें एवं अनेक सरायों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर
वर्तमान पाकिस्तान तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से विख्यात है। अकबर ने दार्शनिक और धर्म शास्त्रीय वाद विवाद करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया। 1581 में सभी धर्मों का सार संग्रह कर दीन ए इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिलाजुला रूप थी। यह भारतीय वातावरण में अरबी फारसी प्रणाली थी। 15वीं-16वीं शताब्दी के धर्म सुधार और भक्ति आंदोलन ने इस सामाजिक एकता को और अधिक सुदृढ़ किया। दक्षिण में जनसाधारण आधारित इस धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व तुकाराम, रामदास, एकनाथ, वामन पंडित इत्यादि संतों और दार्शनिकों ने किया था। यह आंदोलन ऊंच नीच, जाति व्यवस्था और कर्मकांड के विरुद्ध था, जिसने सभी के लिए भक्ति द्वारा ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखलाया। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक करवाया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। नानक ने मानुष की जा सभ्य एक तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासियाँ कहा जाता है। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता और उपासना, गुरु की महानता इत्यादि थी। उनकी शिक्षाओं में मानव को शुभ कर्म करने का बल दिया गया। तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उसका सिर कटवा दिया। उन्होंने लिखा कि सिर दिया पर सार सिरण नहीं दिया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। अब है अभ्यास प्रश्न। तो पाठ पढ़ के आपको ये सारे अभ्यास प्रश्न करने हैं। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना। और ये 10वीं क्लास का हिस्ट्री का पार्ट था। आरबीएससी की बुक जो सारे कंपटीशनों में काम आती है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए हमें मोटिवेट करते रहें। थैंक यू।